Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे टी बीम के बारे में। ठीक है, उसके पहले सारी चीज़ हमने बता दिया है। न्यूमेरिकल, हाँ, इस पेज में हम न्यूमेरिकल नहीं लगवा रहे हैं। न्यूमेरिकल आप लोग लगाइएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल आप लगाते रहिए, जो भी न्यूमेरिकल फंसेगा उसको आप हमसे पूछते रहा करिए, ठीक है। तो टी बीम के बारे में देखते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थोड़ा सा उसको पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या करेंगे पहले आप समझिए थोड़ा सा। यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास एक कमरा है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कमरा है, और इस कमरे की जो भी डायमेंशन है हमने लिख लिया 5 इंटू, ठीक है, 5 बहुत ज़्यादा हो रहा है, 4 इंटू 9 मीटर मान लेते हैं, इतना दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, कॉलम दे दिया, यहाँ पर हमने कॉलम दे दिया, हो सकता है बीच में का 2 कॉलम हमने दे दिया, या बीच में एक ही कॉलम हमने दिया, ठीक है, ज़्यादा नहीं दिया। अब बात ये आती है कि हमें क्या करना है, इसके ऊपर स्लैब डालना है। स्लैब डालना है तो हम जानते हैं क्या कि जितने ज़्यादा स्पैन होगा उतना ज़्यादा इसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है, चाहे वो बीम हो और चाहे वो स्लैब हो, ठीक है भाई। जितना ज़्यादा इसमें स्पैन होगा, स्पैन हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, स्पैन हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब स्पैन बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो भी स्लैब हम इसके ऊपर डालेंगे उसमें डिफ्लेक्शन का मान क्या होगा, अधिक होगा। और जब डिफ्लेक्शन अधिक होगा तो उस डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए, ठीक है, जो भी डिफ्लेक्ट हो रहा है उस डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्लैब की मोटाई को बढ़ाना पड़ेगा। भाई जब मोटाई बढ़ा देंगे डिफ्लेक्शन वहाँ पर कम हो जाएगा। यल और डी का रेशियो हमारा क्या दर्शाता है, डिफ्लेक्शन के आधार पर, डिफ्लेक्शन को ही दर्शाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब इनका स्पैन अधिक हो जा रहा है तो हम कहेंगे कि स्लैब की जो मोटाई होगी, जो स्लैब की थिकनेस होगा, वो थिकनेस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या है, जब स्लैब को हम थिकनेस, स्लैब की थिकनेस जो हम इंक्रीज कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं क्या, पूरे में करना पड़ेगा, ठीक है। जब पूरे में करना पड़ेगा तो यहाँ पर कंक्रीट की भी लागत क्या होगी, अधिक आ जाएगी, स्टील भी वहाँ पर क्या होगा, अधिक लग जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा क्या है कि हम कहेंगे ये ऐसा है कि इस स्लैब का स्पैन थोड़ा सा कम कर दो, किसी भी प्रकार से इस स्लैब का स्पैन क्या करो, कम कर दो। तो आपके मन में आएगा क्यों ना इस कॉलम को उठा के सरका के ला के यहाँ पर कर दें। भाई हमारे इतने पे स्लैब डालना है, अगर हम इस कॉलम को सरका कर ला के यहाँ पर रख देंगे तो ये इतना पार्ट क्या होगा, हमारा खाली रह जाएगा, ठीक है। तो इसको भी नहीं हटाना है और इसके स्पैन को भी कम करना है। तो हम कहेंगे क्या कि यही इसी के बीच में, ठीक है, कुछ इस प्रकार से स्लैब के साथ या स्लैब के बाहर भी बीम डाल देते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अच्छा, हम इधर ही क्यों डाल रहे हैं, हम इधर ही क्यों डाल रहे हैं, इस लॉन्ग वाले स्पैन पे कहाँ नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं क्या कि बीम की जितने स्पैन कम होगी, बीम की स्पैन जितने कम होगी उसमें डिफ्लेक्शन उतना ही कम होगा। अगर हम यहाँ से यहाँ तक बीम डाल देते तो इसकी स्पैन क्या होती, बढ़ जाती, कोई मतलब नहीं रहता, फिर वहाँ पर क्या होता, डिफ्लेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं क्या कि जब इधर हमने बीम डाल दिया, इधर हमने बीम डाल दिया, हम कह रहे हैं क्या कि भैया ये नंबर हो गया ए पार्ट, ये हो गया आपका बी पार्ट, ये हो गया क्या सी पार्ट। अर्थात जो आपका 9 मीटर था, यहाँ से यहाँ तक जो आपका 9 मीटर स्पैन था, अब वो 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। हम कह सकते हैं कि यहाँ इससे लेकर के यहाँ तक जो भी डिस्टेंस है वो 3 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो भी आपका है 3 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो भी आपका क्या है 3 मीटर। बात आती है कि जो इनके बीच में बीम डाला गया है, हो सकता है, ठीक, हो सकता है कि इस बीम को टिकाने के लिए यहाँ पर दूसरा बीम हो, यहाँ पर दूसरा बीम हो, या बीम ना हो सकता है यहाँ पर कॉलम भी हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पर कॉलम है कि बीम है, ठीक है। इस टी बीम को यहाँ कहेंगे, ये टी बीम नहीं बोल रहे हैं, अभी हम ये बोल रहे हैं कि अतिरिक्त जो बीम है, ठीक है, अभी हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जो अतिरिक्त बीम है, इस अतिरिक्त बीम को टिकाने के लिए, सपोर्ट प्रदान करने के लिए हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि जो यहाँ पर इसके चारों तरफ बीम लगाते हैं वो बीम हो, ठीक है, या हो सकता है कि यहाँ पर क्या हो, कॉलम भी बनाया गया हो, ठीक है। ये हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, इसके लिए डिजाइन करते हैं, कॉलम का डिजाइन करेंगे लोड के आधार पर, तब वहाँ पर हम बीम टिकाने की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं देखना है, यहाँ पर आपको केवल बीम के बारे में देखना है। तो यहाँ पर बीम देख रहे हैं कि इनके बीच में जो अतिरिक्त बीम हम डाल रहे हैं, इस स्लैब के पूरे स्पैन को कम करने के लिए, उसी बीम को हम क्या कहेंगे, टी बीम कहेंगे। लेकिन कब कहेंगे टी बीम, जब इसके बीच में होगा, जब इसके बीच में होगा। ये किनारे वाले को क्या कहेंगे, किनारे वाले को क्या कहेंगे, हम किनारे वाले को कहेंगे यल बीम, इसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, यल बीम, ठीक है। ये हमारा यल कुछ इस प्रकार से रहता है, ये हमारा कुछ इस प्रकार से रहता है, और यहाँ पर ये हमारा कुछ इस प्रकार से रहता है, ठीक है। अभी हम नीचे बना रहे हैं, अभी हम नीचे बना रहे हैं, इसको हटा दें, ठीक है। ये जो एंड पर होगा, ठीक है, इसको हम कहेंगे एल बीम, और जो इसके बीच में होंगे, ठीक है, बीच में, अब जरूर नहीं बीचों बीच में होंगे, मतलब
इन इंड के बीच में जितने भी बीम डाले जाएंगे वो हमारे सब क्या कहलाएंगे, टी बीम कहलाएंगे। और जो इंड पर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एल बीम बोलते हैं। ठीक है, एल बीम बोलते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा हटा रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम हटा रहे हैं। फिर से आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, फिर से आप थोड़ा सा आप देखिए। ठीक है, हमने कहा क्या कि ये हमारे पास स्लैब था, ये हमारे पास क्या था, इसका स्लैब, वही जो अभी नीचे बनाए थे। ठीक है, इसके पहले वाला डायग्राम जो बनाए थे 9 मीटर स्पैन था, इसके बाहर कितना 4, वो हमने दर्शा रहे हैं 9। यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, इनके बीच में हो सकता है सपोर्ट हो सकता है सपोर्ट ना हो, केवल बीम हो। ठीक है, मतलब कॉलम भी हो सकता है, बीम भी हो सकता है, सपोर्ट तो रहेगा ही कुछ ना कुछ। अच्छा, जरूरी भी नहीं है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये हमने कॉलम बना दिया, यहाँ पर ये बीम है। अब हमने क्या किया, बीच में बीम बनाए थे कुछ, क्या बीम बनाए थे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इनके बीच में हमने कुछ बीम यहाँ पर डाला था, इनके बीच में भी हमने कुछ बीम यहाँ पर डाला था। ठीक है, अभी आप केवल समझिए, बस अभी दिखा रहे हैं। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं क्या कि ये भी तो कुछ बीम था भाई, ये भी तो कुछ ना कुछ लोड बियर करेगा। यहाँ देखो ये चीज़, ये ठीक है, ये इतना, यहाँ पर ये भी आपका है। ठीक है, ये हमारा बीम हो गया। तो हम कह रहे हैं क्या कि ये इतने में हो सकता है। ठीक है, ये इतने में हो सकता है कि लोड को बियर ना कर सके, रजिस्टर ना कर सके। ठीक है, अब क्या होगा कि इसके नीचे भी कुछ पार्ट हमारा आएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो अब देखो, अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कौन सा फ्लैंज है कौन सा, अभी यहाँ पर सिर्फ समझिए आप। ठीक है, ये हमारा बीम बन गया, सामने से देखने से हमारा बीम कुछ इस प्रकार से बना। ठीक है, अब बात ये आती है कि जब इस पर लोड पड़ेगी, जब इस पर लोड पड़ेगा, ठीक है, इस बीम पे भी लोड आएगा, इस स्लैब का लोड बीम पे आएगा। अब ये बीम क्या करेगा, नीचे की ओर जाने का प्रयास करेगा। जब नीचे की ओर जाने का प्रयास करेगा तो ये दोनों एक साथ ढाले होने के कारण हम कहेंगे क्या कि स्लैब का भी कुछ पार्ट लेकर के नीचे की ओर क्या करेगा, बेंड करेगा। फिर कुछ पार्ट ये स्लैब का लेकर के बेंड करेगा, कुछ स्लैब का पार्ट ये बियर करेगा। फिर हम कह रहे हैं कि जो आधा बच रहा है ये आधा कौन जाएगा, ये बियर करेगा। बताओ क्लियर हो नहीं यहाँ से। ठीक है, लोड निकालना है कि नहीं आया, लोड निकालना है कि नहीं आया, देखो फिर से यहाँ पर देखो, फिर से यहाँ पर देखो। ठीक है, अब की थोड़ा जल्दी से देखें, यहाँ पर हम बना दिए, ये हमारा क्या था, स्लैब था। ठीक है, कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं इसके बीच में हमने एक बीम बना दिया है, इसके बीच में हमने क्या किया, एक बीम बना दिया है। ठीक है, बीम हो सकता है, ठीक है, कि एक साथ ढाला गया हो, और यह हो सकता है कि एक साथ ढाला ना गया हो। अब इन दोनों को आगे दिखा रहे हैं। ठीक है, अब बात ये थी कि जब इस स्लैब का लोड इस पर आएगा, इस बीम पर आएगा, तो ये कुछ ना कुछ पार्ट लेकर के नीचे की ओर बेंड करेगा। ठीक है, ऐसे प्रकार देखें, एक रस्सी बांध दीजिए ऐसे। ठीक है, रस्सी बांधी गई। यहाँ पर हमने कहा कि इन्हीं के बीच में, ठीक है, इन्हीं के बीच में हमने क्या किया कि कुछ इस प्रकार से एक लोड लटका दिया। जब इस लोड को हम लटकाएंगे तो हम कहेंगे कि इस रस्सी के कुछ पार्ट को लेकर ये क्या करेगा, बेंड करेगा। रस्सी के कुछ पार्ट को लेकर क्या करेगा, नीचे को बेंड करेगा। तो जितना पार्ट लेकर के नीचे को बेंड हो रहा है उसी को हम कहते हैं क्या, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। ठीक है, फ्लैंज क्या है, वेब क्या है, रिब क्या है, सभी आगे हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ख्याल से इतना समझ में आ गया है कि इस बीम पर जो भी लोड कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर ये पूरा ए है तो a/2 इधर आ जाएगा, और ये अगर b है तो हम कहेंगे कि इधर जो आएगा वो क्या आएगा आपका b/2। ठीक है, अब फिर जो देखो इधर ये वाला पार्ट जो बच रहा है, ये वाला पार्ट जो बच रहा है, ठीक है, इधर आपका l बीम होगा, इधर आपका क्या होगा, l बीम होगा, l बीम। ठीक है, अब इस पर कौन सा पार्ट आएगा, हम कहेंगे a/2, और इधर जो आपका बच रहा है हमारा क्या होगा, b/2। क्लियर यहाँ से। ठीक है, हम सबको निकालते हैं, यहाँ पर हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं कि इस पर लोड आएगा, इसके बाद जो बचेगा इस पर लोड आएगा, इसका लोड आएगा। अच्छा, मान लीजिए इन्हीं के बीच में और, ठीक है, मान लेते हैं कि इन्हीं के बीच में कुछ और है। ध्यान देखिए, यहाँ पर हमने कहा कि हमने एक बड़ा सा सपोर्ट कुछ इस प्रकार से बनाया, स्लैब है मान लेते हैं। एक बीम हमने यहाँ पर प्रदान कर दिया, एक हमने यहाँ पर, एक हमने यहाँ पर, और एक हमने यहाँ पर। अब इस पर कितना लोड आएगा, हमने बोला कि इनके सेंटर टू सेंटर ए, यहाँ से सेंटर टू सेंटर बी, यहाँ से सेंटर टू सेंटर सी। हो सकता है कि ए बी सी तीनों आपस में क्या हो, बराबर हो, या हो सकता है तीनों आपस में अलग अलग हो। तो यहाँ पर हम कहेंगे क्या कि अब देखो यहाँ से यहाँ तक, मतलब आधा इधर का और आधा इधर का, ये इतना लोड जो भी होगा इस बीम पर आएगा। ध्यान दीजिए, इधर का कितना होगा a/2, और इधर का क्या होगा b/2। ठीक है, इतनी दूर में जितना भी लोड आएगा वो सारा लोड ये बीम आपका रजिस्ट करेगा। फिर इधर हम बात करेंगे, हम कहेंगे b/2 इधर का, ठीक है, और c/2 इधर का, ये टोटल लोड इस बीम पर आएगा। क्लियर हुआ, ये आपका मोटा मोटा हिसाब बताते हैं। ठीक है, बाकी सबका हम डिजाइन करेंगे आगे अभी। फिर उधर की हम बात करेंगे कि ये आपका c/2 का लोड ये बीम रजिस्ट करेगा, और a/2 का लोड ये बीम रजिस्ट करेगा। क्लियर हुआ, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, अब बात हम करते हैं कि टी बीम को
यूज कैसे करते हैं या कार्य कैसे करते हैं। अभी तो हम देख रहे थे ज़रूरत क्यों पड़ी, ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। स्पैन अगर अधिक हो रहा है, स्लैब की मोटाई बढ़ाना पड़ जाएगा। इससे अच्छा क्या है कि इनके स्पैन को कम कर दिए। जब स्पैन को हम कम कर देंगे तो जाहिर बात है स्लैब की मोटाई को हम क्या पतला रख सकते हैं। क्लियर हुआ से, ठीक है। अब देखो ये जो बीम है, ठीक है, ये जो बीम है कभी कभी क्या करते हैं कि यहाँ पर एक स्टील बीम लगा देते हैं इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से स्टील बीम, जिसे हम स्टील गर्डर भी कहते हैं। क्लियर हुआ। जैसे मान लीजिए आप यहाँ कोई गैलरी पड़ी है, गलियारे का स्पैन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसके बीच में कुछ इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए कि ये पूरा स्लैब पड़ा है, इस प्रकार स्लैब पड़ा है, ठीक है, स्पैन ज़्यादा हुआ, तो इन्हीं के बीच में हम आई गर्डर मतलब प्लेट गर्डर जिसे आप कह सकते हो, या आई सेक्शन बीम भी कह सकते हो, आप बीम सेक्शन भी कह सकते हो, उनको हम क्या करते हैं लगा देते हैं। उसके कारण फिर हम कह सकते हैं क्या कि जो भी इस स्लैब का लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सभी बीम पर क्या होते हैं बढ़ते रहते हैं, अर्थात इनके बीच का स्पैन क्या होता है कम हो जाता है। क्लियर हुआ है ना, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, ठीक है, तो इसलिए हम उसको जो है नहीं रखते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं फिर से टी बीम, ठीक है, एक प्रकार से डबली रेनफोर्स बीम होता है, बहुत ध्यान समझना। टी बीम एक प्रकार से डबली रेनफोर्स बीम होता है, ठीक है, बशर्ते कि डबली रेनफोर्स बीम में जो अतिरिक्त, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस होता था उस स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए कंप्रेसिव स्टील डालते थे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो हमने क्या कहा, टी बीम एक प्रकार से डबली रेनफोर्स बीम होता है। डबली रेनफोर्स बीम में जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए कंप्रेसिव स्टील डाल देते हैं, कंप्रेसिव स्टील डाल देते हैं। जबकि टी बीम में क्या होता है कि जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेस आता है, जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेस आता है उसको हम कंप्रेशन फ्लैंज द्वारा रजिस्ट करते हैं। क्लियर हुआ। अब आपके दिमाग में आएगा कि भैया वहाँ पर कहाँ स्टील है, यहाँ पर कहाँ कंक्रीट है, क्या दोनों का स्ट्रेस आपस में बराबर होगा? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। स्ट्रेस स्टील जो आपका है वो ज़्यादा स्ट्रेस रजिस्ट करेगा, जबकि कंक्रीट आपका कम स्ट्रेस रजिस्ट करता है। लेकिन उसके लिए हम एक चीज़ जानते हैं क्या, अगर दोनों पे बराबर फोर्स हमें रजिस्ट करवाना है तो या तो हमें एरिया बढ़ाना पड़ेगा और या तो हमें स्ट्रेस का मान बढ़ाना पड़ेगा। तो स्ट्रेस तो यहाँ पर कम है, हम कहेंगे क्या एरिया बढ़ा दीजिए। जब एरिया बढ़ा देंगे तो हम कह सकते हैं कि दोनों का मान आपस में बराबर आ सकता है। चलो देखते हैं कैसे, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक बीम है, हमने इस प्रकार से डिजाइन किया, हमने क्या किया यहाँ पर डिजाइन किया, सिंगली रेनफोर्स डिजाइन किया जिसकी गहराई बहुत ज़्यादा आ गई, ठीक है। ध्यान समझिए, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं। यदि किसी स्थान पर आपने बीम का डिजाइन किया और उस बीम की गहराई ज़्यादा आ जाए जिसे देखने में अच्छा ना लगे, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, हम ऐसे में क्या कहेंगे, तो हम जानते हैं क्या, ये है इसका न्यूट्रल एक्सिस, ये इसका क्या है यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। और इसके नीचे यहाँ पर क्या है, कुछ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है, कितना है हमें नहीं जानते, ठीक है, लेकिन कुछ है, हमने क्या कहा कुछ है। तो हमने कहा चलो ठीक है, लेकिन इसकी गहराई ज़्यादा हो गई। अब मालिक वहाँ पर आया, क्या ऐसा है कि फालतू में क्या है इतना गरीब नीचे आपका निकला हुआ है बीम, इससे अच्छा क्या है इसको थोड़ा सा शार्ट करो। तो इंजीनियर तो कहे भैया इसको हम डिजाइन किए हैं इतना ही रखेंगे, इससे कम नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, भाई देखो हम जानते हैं, फिर क्या जानते हैं कि जो टेंसाइल जोन में कंक्रीट होता है वो कोई भी लोड रजिस्टर नहीं करता है। तो ये कंक्रीट फालतू में क्या है डाला गया है, ठीक है। टेंसाइल जोन में कंक्रीट केवल इसलिए डाला जाता है कि ये जो स्टील पड़ी है इस स्टील को पूर्ण रूप से क्या कर सके, दबा के रख सके, अर्थात बॉन्डिंग जनरेट कर सके। और इस टेंसाइल जोन में जो भी कंक्रीट है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे भैया ये जो कंक्रीट यहाँ पर अतिरिक्त पड़ी है भाई, इससे अगर स्टील को हमें दबाना है तो हम कह रहे हैं केवल इतना भी रहेगा तो भी क्या होगा, ये बॉन्ड जनरेट कर सकता है। तो जो फालतू की कंक्रीट है ये फालतू की कंक्रीट हटाया गया यहाँ से, ठीक है। और ये फालतू की कंक्रीट हटा करके, ठीक है, ये फालतू की कंक्रीट हटा करके हमने क्या किया, उसको उठा करके यहाँ पर जोड़ दिया। अब न्यूट्रल एक्सिस भी तो चेंज होगा, हाँ न्यूट्रल एक्सिस भी चेंज होगा, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस भी यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है। वो कंक्रीट हमने ला करके यहाँ पर जोड़ दिया, यहाँ पर जोड़ दिया, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अर्थात हम ये कह रहे हैं कि जो भी, हाँ यहाँ पर अभी सिर्फ समझना बस, अभी आगे हम देख रहे हैं, जो भी टेंसाइल जोन में अतिरिक्त कंक्रीट थी उस कंक्रीट को हमने काटा और उसको उठा के लाके हमने कहाँ पर जोड़ दिया, कंप्रेसिव जोन में जोड़ दिया। क्योंकि हम जानते हैं कि जो कंक्रीट होता है कंप्रेशन में, ठीक है, अधिक मजबूत होता है। तो ये फालतू जो कंक्रीट हो रही जो कोई वर्क नहीं कर रहा था उसको उठा के हमने कहाँ पर रख दिया, कंप्रेसिव जोन में रख दिया, ठीक है। अब बता भाई कंप्रेसिव जोन में हमने कंक्रीट बढ़ा दिया, इसका एरिया भी चेंज होगा कि नहीं होगा, एरिया भी चेंज हो जाएगा। जब एरिया चेंज होगा तो एरिया बढ़ रहा है घट रहा है, एरिया बढ़ रहा है। जब एरिया बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें जो रजिस्टिंग फोर्स का मान होगा
वो भी क्या होगा यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो इससे में क्या फायदा मिला, इससे में फायदा ये मिला कि पहला नंबर तो इस बीम की डेप्थ कम हो गई, ठीक है। दूसरा नंबर ये कि जो कंक्रीट फालतू में जा रही थी उस कंक्रीट को हमने यूज कर लिया। बताओ क्लियर हो नहीं यहाँ से, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं क्या, टी बीम। ये देखो कुछ आपका टी शेप में बन रहा होगा, आपका क्या हो रहा है, टी शेप में बन रहा है, ठीक है। अर्थात अगर हम देखना चाहें इसको, अगर हम देखना चाहें इसको, ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम जो है ड्राइंग नहीं बना रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए अपना, ठीक है। ये है हमारा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसको हम कहते हैं फ्लैंज, या आप सेकेंड ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसको हम कर रहे हैं वेब, या इसी को हम कहते हैं क्या, रिब, वेब या रिब। ये जो इसकी चौड़ाई है इसको हम कहते हैं, ठीक है, विड्थ ऑफ वेब, अर्थात वेब की चौड़ाई, या विड्थ ऑफ रिब अर्थात रिब की चौड़ाई। ये यहाँ पर जो दिख रहा है ये इतना, इसको हम कहते हैं डेप्थ ऑफ रिब या डेप्थ ऑफ वेब। केवल रिब की गहराई या वेब की गहराई की हम बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ। फिर यहाँ पर हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया, यहाँ पर हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया कुछ इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं क्या कि इसके ऊपर से लेकर सबसे निचले तले तक की गहराई, मतलब एकदम नीचे तक की गहराई, इसको हम कहते हैं ओवर आल डेप्थ। क्या हम कहेंगे इसको, ओवर आल डेप्थ, ठीक है। यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है उसको हम कहते हैं बी, और विड्थ ऑफ फ्लैंज इसको हम क्या बोलेंगे, विड्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है। हाँ हम समझ रहे हैं, आप लोग पढ़े होंगे इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है। इफेक्टिव विड्थ नहीं, अभी हम आगे इफेक्टिव विड्थ अलग से देखेंगे। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, विड्थ ऑफ फ्लैंज अर्थात फ्लैंज की चौड़ाई, जिसको हमने क्या दर्शाया है, बी, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके सेंटर से इसके ऊपर तक की जो भी गहराई होगी, हम वही जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। क्लियर से, ओवर ऑल डेप्थ ऑफ बीम कैपिटल डी, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम स्मॉल डी, एक बार पूछा भी जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंप्रेशन जोन के सबसे ऊपर से ले रहे हैं, ठीक है। और टेंसाइल जोन में जो रेनफोर्समेंट डाला गया है उसके सेंटर तक की जो भी डिस्टेंस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव डेप्थ। क्लियर से, ठीक है। कुछ हमारा इस प्रकार से बना, ठीक है, इतना बन गया है। अब बात ये आती है यहाँ पर, ठीक है, अब बात यहाँ पर ये आती है कि ये चौड़ाई किस पर निर्भर करेगा, ये चौड़ाई किस पर निर्भर करेगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या, ये रस्सी थी, ठीक है, रस्सी थी। यहाँ पर हमें एक हुक अगर बना के लटका रहे हैं तो हम कह रहे हैं क्या कि ये जो है रस्सी का कुछ पार्ट लेकर के ही नीचे की ओर बेंड होगा, ठीक है। तो जितना पार्ट लेकर के नीचे की ओर बेंड हो रहा है वही हमारा क्या है, फ्लैंज। क्लियर हो, वही हमारा क्या है, फ्लैंज। अब हमने क्या कहा, हमने इतना बड़ा वेट यहाँ पर लटकाया नीचे को, या टांग दे इसी पे। अब क्या होगा, ये रस्सी का कुछ और पार्ट लेकर के नीचे की ओर क्या करेगा, बेंड करेगा। हम कह रहे हैं फ्लैंज। अब ये क्लियर हुआ। फिर हम कह रहे हैं क्या कि अब हम इतना बड़ा, ठीक है, इतने चौड़ाई में एक लोड को हमने क्या किया, ये रस्सी पे बांध दिया। अब क्या होगा, ये कुछ और दूरी की लेकर के, ठीक है, इतनी दूर को लेकर के क्या करेगा, ये नीचे को बेंड होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो फ्लैंज की चौड़ाई है किस पर निर्भर कर रहा है, किस पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको एक वैसे समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, ये हम मान लेते हैं न्यूट्रल एक्सिस है, अभी माने हैं बस, ठीक है ना, न्यूट्रल एक्सिस है। इसके ऊपर आपका होगा कंप्रेसिव जोन, इसके ऊपर आपका क्या होगा, कंप्रेसिव जोन। इसके नीचे क्या होगा, ये टेंसाइल जोन। हम जानते हैं किसी भी बीम को, ठीक है, आपको सेव करना है तो बैलेंस सेक्शन के आधार पर हम डिजाइन करते हैं। और बैलेंस सेक्शन के लिए जरूरी है क्या, कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स दोनों का मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये तो जानते हैं ना, ठीक है। टेंसाइल जोन में क्या है, आपका स्टील भी डाला गया है, कंप्रेसिव जोन में आपका केवल कंक्रीट ही है। हाँ स्टील भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पर केवल कंक्रीट ही है। तो हम कहेंगे कि इनका और इनका, इन दोनों का फोर्स अलग निकालेंगे, इन दोनों का फोर्स अलग निकालेंगे। अगर एरिया की हम बात करें तो इसका एरिया और इनका एरिया दोनों का हम क्या करेंगे, अलग अलग लेकर के हम कंसिडर करेंगे। अगर लिमिट स्टेट में जाकर के आप देखोगे तो इस पे जो एक्सट्रीम फाइबर पर जो भी आपका स्ट्रेस जनरेट होगा 0.446 FI जनरेट होता है, जबकि वर्किंग स्ट्रेस जो होता है आपका सिग्मा सी भी के आधार पर होता है, ठीक है। उसको छोड़िए, यहाँ पर समझिए मैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर इसको हम पतला करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इस BW के मान को हम कम कर दें तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे का फोर्स हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। बता भाई, ये तो होगा भाई, इनके मान को हमने कम किया, यहाँ पर सरिया भी कम पड़ेगी, ठीक है। तो हम कह रहे हैं टेंसाइल फोर्स का मान भी कम होगा। जब टेंसाइल फोर्स का मान कम हो रहा है तो इनका भी मान हमारा क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा।
ये तो होगा। और जब मान कम करना इनका पड़ेगा तो हम कहेंगे इनकी चौड़ाई हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे, अर्थात एरिया को हमें यहाँ पर चेंज करने का प्रयास करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पर क्या किया, ना तो हम स्टील के स्ट्रेस को चेंज कर सकते हैं, ना तो हम कंक्रीट के स्ट्रेस को चेंज कर सकते हैं। हम चेंज क्या कर सकते हैं, इनके एरिया को चेंज कर सकते हैं। यदि हम टेंसाइल जोन के एरिया को चेंज कर दिए, हम कहेंगे कंप्रेसिव जोन के एरिया को भी चेंज करना पड़ेगा। यदि हम टेंसाइल जोन के एरिया को कम कर रहे हैं तो कंप्रेसिव जोन का एरिया भी हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, बात यहाँ पर समझ में आ गई है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो फ्लैंज की चौड़ाई है, ये जो फ्लैंज की चौड़ाई है किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, तो हम कहेंगे सबसे पहला नंबर तो इसकी चौड़ाई पर, किस पर, BW। बहुत ध्यान से देखना, लिखाएंगे नहीं, समझ लीजिए। हमने कहा कि फ्लैंज की चौड़ाई किस पर डिपेंड करता है, विड्थ ऑफ फ्लैंज किस पर डिपेंड करता है, तो हम कहेंगे विड्थ ऑफ वेब पर। क्लियर हुआ, डेप्थ ऑफ रिब पर, अर्थात डेप्थ ऑफ वेब पर। भाई ये भी क्या है, ये भी तो इसी में है, नहीं है। ठीक है, इसका एरिया चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। हम यहाँ पर कह रहे हैं क्या कि विड्थ ऑफ वेब या विड्थ ऑफ रिब पर, दूसरा रिब की गहराई पर या डेप्थ ऑफ रिब पर, डेप्थ ऑफ वेब पर, दोनों की चीज़ है। ठीक है, और किस पर हो सकता है, और किस पर हो सकता है, तो हम कहेंगे क्या कि अभी हम थोड़ी देर पहले वहाँ पर देखे थे कि अगर इनके बीच संख्या, बीम की संख्या अधिक हो गई तो हम कहेंगे इनकी चौड़ाई यहाँ पर क्या हो रही है, कम हो रही है। और उतना ही पार्ट है, लेकिन बीच में हम केवल एक बीम लगा दिए तो अभी चौड़ाई बढ़ेगी नहीं, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम कह रहे हैं क्या कि ये जो विड्थ ऑफ फ्लैंज है ये, ठीक है, दो धरन के बीच की दूरी पर भी डिपेंड करता है। समझ में आया कि नहीं यहाँ पर। ठीक है, हमने क्या कहा कि जो विड्थ ऑफ फ्लैंज है वो दो धरन के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, फिर विड्थ ऑफ वेब या रिब तथा डेप्थ ऑफ रिब या डेप्थ ऑफ वेब पर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ। अगर ये तीनों का मान हम चेंज कर दे रहे हैं, हम कह रहे हैं ये बी का मान भी यहाँ पर क्या होगा, चेंज हो सकता है। बता दो क्लियर, वहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये टी बीम था। अब हम बात कर लेते हैं एक एक चीज़ करके। ठीक है, टी बीम अब ये बस ऐसे बनाते हुए चलिएगा। हाँ, ये थोड़ा सा सिलेबस लंबा जाएगा टी बीम का। वर्किंग पहले हम देखेंगे, फिर हम लिमिट देखेंगे। ठीक है, तो हो सकता है 4-5 लेक्चर बन जाए। कोशिश करेंगे कि 3 या 4 लेक्चर में ख़त्म कर दें। ठीक है, कोशिश ये करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाएंगे। आप जो भी चलिए समझते हुए चलिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या, हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या, एक हमारे पास ये टी बीम है। अच्छा, टी बीम में ढाल कैसे कर सकते हैं, 2 प्रकार से ढाल सकते हो। ठीक है, एक आपका आइसोलेटेड टी बीम होता है और एक आपका मोनोलिथिक टी बीम होता है। ठीक है, आइसोलेटेड टी बीम का मतलब क्या, अलग अलग। मोनोलिथिक टी बीम का मतलब क्या, एक साथ। ये किससे हम अलग कर रहे हैं, किससे एक साथ कर रहे हैं, भाई स्लैब के साथ। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर टी बीम बनाया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे बना दिया। अब इसके ऊपर हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने क्या किया, स्लैब ढाल दिया। इसके ऊपर हमने क्या किया, स्लैब ढाल दिया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हमने यहाँ पर कुछ स्लैब डाल दिया, ये स्लैब है, और उसके नीचे हमने क्या बनाया है, टी बीम बनाया है। देखो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग ढाला गया है, नहीं ढाला गया है। भाई पहले टी बीम बनाया गया होगा, इसके ऊपर फिर हमने स्लैब ढाला होगा। तो ये दोनों तो अलग अलग हुए कि नहीं हुए, दोनों अलग अलग होंगे। क्या ये दोनों आपस में चिपकेंगे, कभी कभी नहीं। ठीक है, भले हम इसको ऊपर रख दिए हैं, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि दोनों लोग एक साथ कार्य नहीं करेंगे। इनके अंदर एक सीमा, एक लाइन जरूर पड़ गई है, भैया हम अलग हैं, ये बीम है, हम स्लैब हैं, हम अलग हैं। ठीक है, तो इन दोनों फैमिली को हम कभी भी एक साथ नहीं कर सकते। हाँ, सुख दुख में इनके साथ रहेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि क्या ये दोनों एक साथ रहेंगे, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, एक साथ ये नहीं रह सकते हैं। इसलिए इनको हम बोलते हैं क्या, आइसोलेटेड टी बीम। इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड टी बीम। ठीक है, दूसरा हमने क्या कहा, भैया हम स्लैब को ढाल रहे थे, स्लैब को हम ढाल रहे थे, और यहीं पर हमने क्या किया कि एक बीम भी हमने यहीं पर ढाल दिया कुछ इस प्रकार से। बता भाई क्लियर हो नहीं, यहाँ से ये इतने में आपका है बीम, अब बाकी में क्या है आपका स्लैब। बता कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आपको देखने में कौन सा अच्छा लग रहा है, ये वाला हम कहेंगे नीचे वाला। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि इसमें कंक्रीट भी ज़्यादा लग रहा है, स्टील भी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इसमें स्टील और कंक्रीट दोनों यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लगभग कितना, हम कहेंगे लगभग 40% आपका स्टील बच जाता है, लगभग 50% आपका कंक्रीट भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये आपका केवल थ्योरेटिकल है, जब आप प्रैक्टिकल में जाओगे तो वहाँ पर इतना नहीं बचता है और कम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा, जब इसको हम कहा आइसोलेटेड, तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, मोनोलिथिक। इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, मोनोलिथिक टी बीम। ठीक है, मोनोलिथिक टी बीम।
सबसे अच्छा कौन सा होता है, मोनोलिथिक बीम होता है। हम इसी को ज़्यादातर हम यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका है विड्थ ऑफ फ्लैंज, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, विड्थ ऑफ फ्लैंज। और इसको भी हम यहाँ पर बोल दिए विड्थ ऑफ फ्लैंज, इसको भी हमने क्या बोल दिया यहाँ पर, विड्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है। ये तो आपका सेम है, वही जो आप पीछे देखे थे, ठीक है। अब बात आती है कि जब ये नीचे की ओर जाएगा, जब ये नीचे की ओर बेंड हो रहा है, तो पहले देखो ये स्लैब ऐसे है, ये स्लैब भी नीचे की ओर बेंड होगा, स्लैब भी नीचे की ओर बेंड होगा। क्या ये स्लैब आपका कुछ इस प्रकार से बेंड होता है? नहीं। कैसे होता है, कैसे होता है, ये कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से बेंड होता है। अब बीम आपका कहाँ पर है, बीम केवल यहाँ पर है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं क्या, कि स्लैब का वह चौड़ाई या वह भाग, स्लैब का वह पार्ट जो बीम के साथ बकल करता है या बेंड करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, उसे हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है। अभी हम उसको आगे पूरा व्याख्या करेंगे, वहाँ से आपका न्यूमेरिकल भी उठता है। हम बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यही में आपका कंफ्यूजन होता है, विड्थ ऑफ फ्लैंज और इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज दोनों में अंतर होता है, ठीक है। इतना हो गया आपका ना, बता भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, एक एक करके हम यहाँ पर समझते हुए चलते हैं। हमने लगभग सारी चीज़ें आपको बेसिक बता दिया है, ठीक है। जो भी होगा वो भी देख लेंगे, लिमिट स्टेट में वो भी आपको कवर कर जाएगा। पहले हम वर्किंग ही देख रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या, विड्थ ऑफ फ्लैंज। फ्लैंज क्या है तो हमने बता दिया ना, ध्यान दीजिए हम ना, इफेक्टिव हमने नहीं लिखा, यहाँ पर हमने क्या लिखा, विड्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है, विड्थ ऑफ फ्लैंज। और सबसे पहले हम किसका देख रहे हैं, टी बीम का देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं, टी बीम का देख रहे हैं, ठीक है। तो विड्थ ऑफ फ्लैंज V इज इक्वल टू, ठीक है, देखो यहाँ पर V इज इक्वल टू क्या क्या होगा, V इज इक्वल टू क्या होगा, पहले हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। डायग्राम वैसे हम जल्दी से बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बीम है, यहाँ पर बीम है, यहाँ पर बीम है, हो सकता है इनके बीच में कोई और बीम हो, ठीक है, हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है। ये हमारा A है, ये डिस्टेंस हमारा क्या है, B, ठीक है। और जो इसकी चौड़ाई है, ये इसकी चौड़ाई यहाँ पर क्या है, BW है, ठीक है, इसकी चौड़ाई यहाँ पर क्या है, BW है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसके पीछे बीम तो आपका गया होगा ना, ये क्रॉस सेक्शन है ना, ये क्रॉस सेक्शन है। जब इस प्रकार से हम देखेंगे, हम कह रहे हैं कि ये बीम हमारा कुछ इस प्रकार से है, बीम हमारा कुछ इस प्रकार से है, क्यों, ये तो होगा नहीं होगा। तो LE, इसमें बीम का स्पैन कौन सा लिया जाएगा, क्या ये स्पैन लिया जाएगा, ये स्पैन लिया जाएगा, नहीं। बीम आपकी कैसे डाली गई है, बीम हमारी कुछ इस प्रकार से, मतलब हमारा ये स्लैब है, अब बीम हमारा कुछ इस प्रकार से है, ऐसे पीछे को। तो स्पैन जो होगा बीम का, वो कौन सा स्पैन लिया जाएगा, ये वाला स्पैन लिया जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव स्पैन, इसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव स्पैन, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझ में आ चुका होगा आपका, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो V इज इक्वल टू जो होगा यहाँ पर इफेक्टिव स्पैन बाई 3, ठीक है, इफेक्टिव स्पैन बाई 3, ये हो जाएगा। जब यही बात हम यल बीम के लिए करेंगे, ठीक है, जब हम ये बात यल बीम के लिए करेंगे तो 1/2, क्योंकि देखो ये जो आपका यल बीम है केवल इतना लोड संभाल रहा है, जबकि टी बीम दोनों साइड का लोड, आधा इधर का और आधा इधर का, जबकि ये आधा ही कर रहा है, इसलिए इसको हम 1/2 कर देते हैं, वहाँ से आपका यल बीम का निकल जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ हमारे यहाँ पर है। अब आगे हम देख रहे हैं, ठीक है, अभी नहीं है, पहला सेकंड हम देख रहे हैं, ठीक है, सेकंड हम देख रहे हैं, सेकंड हम क्या देख रहे हैं, क्या 12 DF क्या है आपका, यही है, ठीक है, फ्लैंज की थिकनेस या डेप्थ ऑफ फ्लैंज, इसके पीछे लिखने थे क्या, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा भाई, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा पीछे, ये जो आपका है टी बीम, यही है डेप्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ तक, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट रहता है इस प्रकार से, ऐसे डेप्थ ऑफ फ्लैंज यही है, ठीक है। तो 12 DF अब प्लस में आपका क्या होगा, BW, बतावे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, तीसरा आपका क्या होगा, देखो अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, A और B दोनों आपस में बराबर है, तो 2, ठीक है, 2 या किन्हीं 2 धरणों के बीच की डिस्टेंस, किन्हीं 2 धरणों के बीच की डिस्टेंस A या B, ठीक है ना। अब ये दोनों अगर आपस में बराबर रहेंगे तो दोनों में से हम कोई एक मानेंगे, अगर दोनों अलग अलग रहेगा तो आधा हम इधर का ले लेंगे और आधा इधर का ले लेंगे, बतावे क्लियर हो नहीं यहाँ से, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है, विड्थ ऑफ फ्लैंज। इतना समझ में आएगा नहीं, याद कुछ नहीं करना है, केवल इन दोनों चीज़ों ध्यान रखना है, बाकी ये तो हमने यही निकाला है। देखो पहला क्या, हाँ, टी बीम का विड्थ ऑफ फ्लैंज दिखा रहे हैं, टी बीम का विड्थ ऑफ फ्लैंज दिखा रहे हैं, देखो V का मान L/3, ठीक है। उसके बाद 12 DF प्लस BW क्या है यहाँ पर, ठीक है, विड्थ ऑफ रिब या वेब,
दूसरा a/2 प्लस b/2, मतलब हम कह रहे हैं कि चाहे इधर का अगर दोनों सेम है तो दोनों में से कोई एक ले लीजिए, अर्थात किन्हीं दो धरणों के बीच की डिस्टेंस। अब इन तीनों में जिसका मान कम होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ फ्लैंज हो जाएगा। बताओ क्लियर से, ठीक है। तो विड्थ ऑफ फ्लैंज अर्थात इस मान b का मान इन तीनों में जिसका मान कम रहेगा उसी को हम लेकर चलते हैं। तो इतना हमारे पास टाइम नहीं रहता है सॉल्व करने का, ठीक है। हम केवल किसको बेस मान के चलते हैं, इन्हीं को बेस मान करके हम सॉल्व करते हुए चलते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं रहता है उतना वहाँ पर सॉल्व करने का। बाकी ये आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अगर हम बात करेंगे यल बीम का, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर क्या यल बीम का, तो यल बीम का हमारे यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, कुछ नहीं, देखो यहाँ पर 1/2 कर देना, ठीक है, तुरंत आ जाएगा वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। और जब इधर की आप बात करेंगे तो वही a का आधा ले लीजिएगा, ठीक है। उधर की आप बात कीजिएगा b/2 ले लीजिएगा, c/2 ले लीजिएगा। कुल मिला के आप यहाँ पर समझिए बस कि आधा, जब इस पूरे का आधा लोड इस बीम पे आ गया तो जाहिर सी बात है आधा किस पर आएगा, इस वाले पे आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यल बीम का भी आप इसी प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। टी बीम देख ले, इसी प्रकार से हम एल बीम का भी देख लेते हैं। एल बीम का जो विड्थ ऑफ फ्लैंज होगा v, वो हमारा कितना दिया जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट हम बात करेंगे LE/6। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे, और दूसरा पॉइंट आपका जो होगा, ठीक है, दूसरा पॉइंट जो आपका होगा L0 नहीं रहेगा आपका, वो तो आपका इफेक्टिव, बस इतना ही रखना, ठीक है ना, ठीक है। या दूसरा आप मान सकते हो a/2 या b/2 या c/2, जो भी आप जिसके भी करीब ले रहे हो वो आप ले सकते हो, ठीक है। यल बीम का भी विड्थ ऑफ फ्लैंज यहाँ से निकल के जो भी हम पिछले डायग्राम आपको समझाए थे, ठीक है। उसके बाद अगला हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या, अगला हम देख रहे हैं क्या यहाँ पर, ठीक है, विड्थ ऑफ वेव या रिब। ये क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये क्या है, ये हमारा ये चीज, ठीक है, टी सेक्शन बना है यहाँ पर। ये जो इसकी चौड़ाई है ये हमारा क्या है, विड्थ ऑफ वेव, ये हमारा क्या है, विड्थ ऑफ वेव। अब अगर इसी को हम बात करें थोड़ा सा, कि ये विड्थ ऑफ वेव है क्या, देखो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो बीम की चौड़ाई होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विड्थ ऑफ वेव। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे बीम की जो भी चौड़ाई होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, विड्थ ऑफ वेव या विड्थ ऑफ रिब। अब इसकी चौड़ाई इतनी होनी चाहिए कि इसमें पर्याप्त जो भी रेनफोर्समेंट डालना है वो रेनफोर्समेंट यहाँ पर अरेंज किया जा सके, यहाँ से, अर्थात विड्थ ऑफ वेव इतना अवश्य होना चाहिए कि जो भी रेनफोर्समेंट इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है वह, ठीक है, IS कोड को ध्यान में रखते हुए सही से अरेंजमेंट किया जा सके, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने फिर कहा, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो बीम की चौड़ाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, विड्थ ऑफ वेव। क्या न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर की बात करके हम नहीं कह सकते हैं क्या, नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आपका फ्लैंज हो रहा है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आपका क्या हो रहा है, वेव हो रहा है, क्लियर यहाँ से, ठीक है। इतना हुआ। अब इसका मान कितना लिया जाता है, तो VW का जो भी मान होता है वो ओवरऑल डेप्थ का, ठीक है, 1/3 से लेकर, ठीक है, 2D/3 लिया जाता है, ठीक है, D/3 से 2D/3। ये D आपका क्या है, ओवरऑल डेप्थ, D आपका क्या है, ये ओवरऑल डेप्थ, क्लियर यहाँ से। तो यहाँ से हम VW का मान भी निकाल सकते हैं, विड्थ ऑफ वेव। उसके बाद हम निकाल सकते हैं डेप्थ ऑफ बीम, ठीक है, टोटल डेप्थ ऑफ बीम। डेरिवेशन हम आज नहीं करेंगे, डेरिवेशन हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। जैसा कि हम पहले बताए थे, धीरे धीरे आप पढ़िए, अच्छे से आपका कंसेप्ट बैठना चाहिए, ठीक है। कल वर्किंग पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक था, बेसिक हमने आज इतना समझा दिया है। डेप्थ ऑफ बीम की अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर ओवरऑल डेप्थ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेप्थ ऑफ बीम होता है D, जिस प्रकार से हम पिछले बीम में सॉल्व किए हैं स्पैन के आधार पर, वैसे हम यहाँ पर भी देखेंगे, क्लियर हुआ। अगर पूछ रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन कर लिया कि सिंपली सपोर्टेड टी बीम है, मतलब टी बीम है लेकिन वो सपोर्ट कैसा है, सिंपल सपोर्ट है, ठीक है, तो उसके लिए D का मान कितना लिया जाएगा, तो हम कहेंगे यल और जो D का रेशियो होता है, यल और D का जो रेशियो होता है वो हमारा कितना होगा, 20 फॉर सिंपली सपोर्टेड टी बीम। बता रहे क्लियर है, ठीक है। फिर और अब देखिए, ये तो आपका क्या हुआ, कहीं पूछ सकता है, ठीक है। अब आगे देखिए,
यदि हैवी लोड है, यदि हैवी लोड है, हैवी लोड है तो उसके लिए जो भी डी का मान होगा वो L/10 से लेकर L/12 लिया जाएगा। ठीक है, स्पैन वही है। ठीक है, स्पैन कौन सा स्पैन? इफेक्टिव स्पैन। ठीक है, इसमें इफेक्टिव और क्लियर दोनों वही रहता है जब तक वहाँ पर बोला नहीं जाएगा। ठीक है, तब तक वही मान के सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता रहता है कि जो टी बीम है वो किसी बीम पर टिकाया गया है, किसी सपोर्ट पर टिकाया गया है। ठीक है, ये चीज़ क्वेश्चन में नहीं देता है, तो जो भी स्पैन देगा वहाँ पर इसको मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद मीडियम लोड, उसके बाद किसकी बात कर रहा है? मीडियम लोड है तो उसके लिए जो भी डी होगा वो आपका L/12 से लेकर L/15 लिया जाएगा। क्लियर हुआ? उसके बाद हैवी लोड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? हैवी लोड। हैवी लोड तो हो गया मीडियम, यहाँ पर होगा आपका लाइट वेट। लाइट वेट है अगर में, अब उसके लिए डी की बात कर रहा है। ठीक है, उसके लिए डी की बात कर रहा है, यहाँ पर हम कहेंगे L/15 टू L/20। ठीक है, इतना ले जाएगा, ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है, ये सभी के लिए हमने अलग अलग दिखा दिया है। हैवी लोड इतना, मीडियम लोड इतना, लाइट वेट आपका इतना रहेगा। अब आपको यहाँ पर ये नहीं कहा जाता है कि लोड ज़्यादा है कि लोड कम है कि लोड मीडियम है, तब आप कन्फ्यूज हो सकते हो हम किसको लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तब वहाँ पर जो जनरली यूज़ किया जाता है, जो जनरली यूज किया जाता है आपका, वो मीडियम लोड को मान करके करना है, अर्थात 12 से लेकर 15। ठीक है, इसी के बीच में आप क्वेश्चन को लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपका पूछेगा कैसे, ये टाइप का भी क्वेश्चन बोल सकता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन बोल सकता है। ठीक है, जनरली वाला नहीं पूछेगा, जनरली वाला आपका न्यूमेरिकल में केवल यूज किया जाएगा और कहीं नहीं यूज करना है। ठीक है, ये केवल हम न्यूमेरिकल के लिए बताए हैं। बाकी अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि एक टी बीम है जो कि सिंपली सपोर्टेड है और उसके लिए L और D का रेशियो कितना होगा? 20। क्लियर यहाँ से? ठीक है, तो डेप्थ ऑफ बीम भी यहाँ पर हो चुका है। अब बात करें इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम क्या होता है, तो यहाँ को हम बहुत बार बता चुके हैं, यहाँ पर हम लिखाएंगे नहीं। ठीक है, रेनफोर्समेंट के, टेंसाइल रेनफोर्समेंट के सेंटर से लेकर कंप्रेसिव जोन के एक्सट्रीम फाइबर तक की जो भी डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोल देते हैं? इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। बता क्लियर यहाँ से? ठीक है, तो हमने लगभग सारी चीज़ें यहाँ पर बता दिया है। डेप्थ ऑफ फ्लैंज जो होता है, ये डेप्थ ऑफ फ्लैंज, ये डेप्थ ऑफ फ्लैंज क्या होता है? तो डेप्थ ऑफ फ्लैंज जो होता है ये स्लैब की मोटाई के बराबर लिया जाता है। जो भी स्लैब की मोटाई है उस मोटाई के बराबर डेप्थ ऑफ फ्लैंज आपका रखा जाता है। ठीक है, इतने प्रकार से आप देखिएगा, इसको जाके दोहराइएगा। अब इसके बाद हम जो है कल इसका हम डेरिवेशन करें। एक कंसेप्ट और बताया थोड़ा सा, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आज जितना बताए हैं ये आपका बेसिक है। अगर आपके पास किसी भी राइटर की बुक है, हम ये नहीं कह रहे हैं किसका, चाहे जिसका, आप उठा के देखिएगा, जो क्वेश्चन सॉल्व करने लायक होंगे वो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। एक टी बीम है, ठीक है, एक टी बीम है कुछ इस प्रकार से, ये इसका फ्लैंज है, यहाँ पर इसका ये वेब है। हम जानते हैं कि जब हम 100 में पढ़े थे, जब इसका न्यूट्रल एक्सिस निकालते हो तो ये न्यूट्रल एक्सिस कुछ यहाँ पर निकलता है। ये जो आपका है YC, ये हमारा क्या है यहाँ पर YC, और ये आपका क्या है यहाँ पर YT। ज़्यादातर केसों में हम देखते थे कि टेंसाइल YT का मान ज़्यादा आता था किससे? YC से। क्यों? ये देखते नहीं देखते थे। अब ये बता भाई, क्या आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि स्ट्रेस का मान मैक्सिमम कहाँ पर होगा? बेंडिंग स्ट्रेस का मान मैक्सिमम कहाँ पर होगा? ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस का मान मैक्सिमम कहाँ पर होगा ये आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस के बढ़ते हुए दूरी के साथ साथ स्ट्रेस का मान या बेंडिंग स्ट्रेस का मान भी चेंज होता है। क्लियर हुआ? तो हम कहेंगे क्या कि किसी भी टी बीम में मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस उस स्थान पर होगा जिस स्थान पर क्या होगा? लोड कार्य कर रहा है। ठीक है, कंसंट्रेटेड लोड कार्य कर रहा है, या आप कह सकते हो कि मैक्सिमम लोड कार्य कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपल भाषा में आप कह सकते हो कि यहाँ पर स्ट्रेस का मान मैक्सिमम होता है, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आप कंफर्म नहीं कह सकते हो, ये आप कंफर्म नहीं कह सकते हो कि ऊपर होगा, नीचे होगा या सेंटर में होगा, ये आप नहीं कह सकते हो। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या कि जहाँ पर लोड कंसंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड की भांति कार्य कर रहा है वहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस का मान आपका ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बताने का मतलब ये है कि आप ये मत कहना, अभी तक आप क्या पढ़ते थे कि जो भी बेंडिंग स्ट्रेस का मान होता है या तो सबसे नीचे वाले तल पे होगा या तो सबसे ऊपर वाले तल पे होगा, और चूंकि दोनों बैलेंस सेक्शन है इसलिए दोनों में हमारा क्या होता है? बराबर होता है, जबकि टी बीम में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि YC और YT दोनों का मान चेंज होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे वहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस का मान भी चेंज होता रहता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आपको दे देंगे, आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
क्लियर हुआ? तो हम यहीं पर इसको रोक रहे हैं, आगे जो अगला लेक्चर है जो उसको हम अगले में देखेंगे। क्लियर हुआ? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.